नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 184 एवं 185। रिया, रिया तुम कहाँ जा रही हो? रिया रुको। रिया आगे आगे भाग रही थी। ईशान उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। कुछ सामान लेने के लिए वो घर से बाहर गया था और गलती से दरवाज़ा खुला रह गया था। और मौका पाते ही रिया दरवाज़ा खुला देखकर बाहर निकल जाती है। इस वक्त वो दोनों एक फ्लैट में रह रहे थे। डॉक्टर रोज़ ट्रीटमेंट के लिए बुलाते थे। अस्पताल में कोई उसे रखने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी के जान पर खतरा बना रहता था और नीरज को पागल खाने भेजना मंजूर नहीं था। इसलिए एक फ्लैट रेंट पर ले लिया था, जहाँ पर रिया और ईशान रहते थे। ईशान, ईशान मैंने शरद भैया को वहाँ पर देखा है। मैं चाह रही हूँ उनसे मिलने के लिए। रिया बेसुध दौड़े जा रही थी। तभी सड़क को साफ करने वाली गाड़ी गुजरती है। ईशान उसे पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचता है। पानी का बौछार दोनों को भिगाकर चला जाता है। रिया, शरद जी वहाँ पर नहीं है। नहीं ईशान सर, मैंने देखा है, भाई यहाँ पर थे। नहीं, वहाँ पर नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए टॉयज़ लेने गए हैं ना। ऐसा कौन सा टॉयज़ है ईशान जो वो लाने गए और अभी तक वापस नहीं आए हैं? मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी आ जाएंगे। अब चलो, देखो तुम्हारा मन पसंद नूडल्स बनाया है मैंने। ये मैं नूडल्स खाऊंगी, मैं नूडल्स खाऊंगी। नहीं, यहाँ पर नहीं, घर चलो, पहले ब्रश करो, सावर लो, फिर नूडल्स मिलेगा। तुम बहुत गंदे दोस्त हो। हाँ चलो। ईशान उसे वापस फ्लैट पर लेकर आता है। चलो, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं। मैंने अलमारी में से तुम्हारे कपड़े निकाल दिया है, जाकर चेंज कर लो। नहीं, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे यही तो बाथरूम है, चलो ना। नहीं, मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना है तो नहीं जाना है। रिया अपने पैर पटकते हुए बोलती है। ईशान खाने का थैला वहीं टेबल पर रखते हुए उसके लिए ब्रश और पेस्ट लेकर आता है। पहले उसको ब्रश करवा देता है। गुड, बच्चे रोज़ ब्रश करते हैं। ठीक है, कल से कर लूँगी। अब मुझे ईचिंग हो रही है, कपड़े भी बदलो ना। नहीं रिया, बाथरूम में जाकर तुम खुद बदलोगी। नहीं नहीं, तुम बदलोगे। ईशान एक गहरी सांस लेता है। ये रिया का रोज का था। जो काम ईशान करने के लिए मना करता था, वही उसे वो करने के लिए कहती थी। कपड़े अपने पास रखकर ईशान लाइट ऑफ कर देता है और सावधानी से उसके कपड़े बदल देता है। तुम हमेशा ये अंधेरा क्यों कर देते हो? क्योंकि हम किसी और के सामने कपड़े नहीं बदलते हैं। मुझे देखती हो ना, मैं बाथरूम में जाकर कपड़े बदलता हूँ। तुम भी बाथरूम में यूज किया करो। तुम फिर से मुझे डांट रहे हो ना, तुम बहुत गंदे हो। मुझे शरद भाई के पास जाना है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें डांट नहीं जा रहा हूँ। चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम घूमने चलेंगे। नहीं, मुझे नहीं घूमने जाना है। तुम मुझे रोज़ घूमने के नाम पर उस गंदे वाले अंकल के पास लेकर जाते हो। वो मुझसे अजीब अजीब सवाल पूछते रहते हैं, मुझे इंजेक्शन भी लगा देते हैं। रिया रोते हुए बोलती है। ईशान आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लेता है। तुम जितनी जल्दी ठीक हो जाओगी ना, इंजेक्शन लगाना बंद हो जाएगा। अब डॉक्टर अंकल की बात मानना। अब चलो, पहले खा लो। मैं ये नूडल्स खा खा कर बोर हो गई हूँ, मुझे घर का खाना खाना है। ठीक है, मैं शाम में तुम्हारे लिए बनाऊँगा। अभी तो ये खा लो, लेट हो रहे हैं। ईशान उसे अपने बातों में बहलाते हुए खाना खिलाता है।
आज तुम मेरी 2 चोटी बना दोगे। नहीं रिया, मैं ऐसे ही तुम्हारे बालों में कंघी कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे 2 चोटी बनाना है, ऐसे वाले। ईशान उसके जिद के आगे हार जाते हैं और वो उसके 2 चोटी बना देता है। वो 2 चोटी में सच में बहुत प्यारी और छोटी सी बच्ची लग रही थी देखने में। ईशान का मन होता है आगे बढ़कर उसके माथे को चूम ले, लेकिन क्या ये सही होगा एक छोटी सी बच्ची के साथ? दिमागी हालात से वो छोटी सी बच्ची ही हो चुकी थी। ईशान अपने मन पर काबू रख लेता है। दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर रिया की काउंसलिंग करते हैं। सर, अब कैसी है रिया की हालत? काउंसलिंग करने के बाद ईशान डॉक्टर से पूछता है, देखिए मिस्टर ईशान, 2-4 दिनों में आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। दवाई और इलाज का लंबा प्रोसेस होगा। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, कितना लग सकता है। आप लोगों को धैर्य से काम लेना होगा। इनके भाई की डेथ इनके दिमाग पर अटैक कर गया है और इनका दिमाग ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि अब इनका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। शायद आंखों से मरते हुए देखा है। हाँ डॉक्टर, हम सब ने देखा है। शरद को याद करके ईशान की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। समझ सकते हैं आप लोगों की तकलीफ़, लेकिन हर इंसान के साथ हर इंसान का अलग अलग अटैचमेंट होता है। शायद ये अपने भाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव थी, इसलिए उनका जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अभी दवाई का शुरुआत किया है, धीरे धीरे आपको फ़र्क दिखेगा। ये ठीक तो हो जाएगी ना पहले की तरह? ईशान रिया की तरफ देखते हुए पूछता है, जो एक पेन के साथ खेलने में व्यस्त थी। हाँ मिस्टर ईशान, डोंट वरी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पहले की तरह सामान्य हो जाएगी। बस थोड़ा वक्त लगेगा। बस सब कुछ इनके मन मुताबिक होने दीजिए, किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। जी डॉक्टर, मैं पूरा ख्याल रखूँगा। मैं मिस्टर सक्सेना से बात कर लेता हूँ, आप लेकर जा सकते हैं इन्हें। चलो रिया। तुम्हें पता है ईशान, आज मुझे डॉक्टर अंकल ने इंजेक्शन नहीं दिया है, बल्कि देखो ये चॉकलेट दिया है। तुम भी खाओगे? नहीं, तुम ही खाओ। और ये क्या पूरे चेहरे पर लगा लिया? ईशान उसके होठों के पास फैले हुए चॉकलेट को साफ करते हुए बोलता। रिया झट से उसका हाथ पकड़कर अपने मुंह में रख लेती है और चॉकलेट को चूसने लग जाती है। ईशान अवाक होकर उसे देखता रह जाता है। हाउ स्वीट ना, कितना प्यार है इस कपल में। बगल से गुजरते हुए एक लड़का बोलता है, रिया छोड़ो मेरा हाथ, चलो मैं तुम्हें और चॉकलेट खरीद देता हूँ। नहीं, अभी भी तुम्हारी उंगली में लगा हुआ है। रिया ऐसे नहीं खाते हैं, चलो। तुम बहुत गंदे हो, बस मुझे डांटते रहते हो। ईशान उसकी बातों को अनसुना करते हुए उसे लेकर बाहर निकल जाता है। आज ऑफिस नहीं जाना है आपको? नहीं, मन नहीं है। कुछ आपके लिए अच्छा सा खाने के लिए बना दो। नहीं, इधर आओ। धानी नीरज के पास आती है। आई एम सॉरी। सॉरी? लेकिन आप हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? इन दिनों मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बिहेव किया है ना। समझ सकते हैं हम आपकी मनोस्थिति। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। धानी, क्यों हुआ ऐसा? इतनी किस्मत मेरी ही क्यों ख़राब है? इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं था। शायद यही जीवन का नियम होता है, लेकिन ऐसा नियम क्यों है? क्यों भगवान अपनों को ही दूर भेज देता है? शायद उन्हें भी आपके अपने ही पसंद होंगे। बहुत तकलीफ़ हो रही है धानी, निकालिए खुद को इस तकलीफ़ से। घर के बड़े बेटे आप हैं, आपको सब कुछ संभालना होगा।
मुझे वही तो नहीं करना आता है। तो सीखिए, परिस्थिति सबको सिखा देती है। मैं कोशिश करूँगा। तुम ईशानी का अच्छे से ख्याल रखो। मेरे शरद को कुछ नहीं होना चाहिए। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन आपको कैसे पता कि शरद ही आने वाला है? मुझे पता है मेरा शरद आ रहा है। छोटी ईशानी भी तो आ सकती है। नहीं, मेरा शरद आएगा, समझी तुम? और ऐसा दोबारा बोलना भी मत। मुझे मेरा शरद वापस चाहिए। वो मेरे पास आ रहा है। मुझे पता है मेरा शरद ही आ रहा है। नीरज अपनी बात कहकर उठकर चला जाता है। धानी परेशानी से खड़ी रह जाती है। आखिर भविष्य के घर में क्या छुपा हुआ है कौन जानता है। लेकिन पूरा परिवार शरद शरद कर रहा था। सबने जैसे मान ही लिया था शरद अपने बच्चे के रूप में वापस आ रहा है। और अगर बेटी हो गई तो? नहीं नहीं कान्हा जी, ऐसा मत होने दीजिएगा। हम बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करते हैं। आप हमें जितना बेटी देना होगा दे दीजिएगा, लेकिन ईशानी जी की कोख से लड़का ही आने दीजिए। पता है हमें कि हम आपको स्वार्थी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये स्वार्थ हमारा पूरा कर दीजिए। अपना स्वरूप हमारे घर में भेज दीजिए। सबकी उम्मीद उस बच्चे से जुड़ गई है। सबकी उम्मीद मत तोड़िए। हमारे घर में बाल गोपाल को भेज दीजिए। उसके बाद आपको जो भेजना होगा हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन इस बार हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। पता है शरद, आज मुझे एक बात की खुशी हो रही है कि मैं आपको 2 पल के लिए ही सही खुश तो कर पाई थी। जब आपने इसके आने का खबर सुना था तो कितने खुश हुए थे ना। ज़िंदगी का एक खुशी तो मैं आपको दे पाई थी, भले ही कुछ पल के लिए सही। मैं कितनी पागल थी ना, आपके प्यार को ठुकराकर अपने सपनों की दुनिया में जीती थी। आप चले गए तो मुझे आपका इम्पोर्टेंस पता लगा। और आपको पता है बेबी, आपके आने की खबर सुनकर आपके पापा खुशी से पागल हो गए थे। इतना खुश हो रहे थे कि पूछिए मत। जब आप दुनिया में आएंगे तो आपके पापा जहाँ से भी देख रहे होंगे बहुत खुशी होंगे। पापा लव्स यू और मम्मा ऑल्सो लव्स यू। ये देखो, ये है आपके पापा। ईशानी शरद की तस्वीर अपने पेट के सामने कर देती है। तभी कोई उसके हाथों से तस्वीर ले लेता है। पलटकर देखती है तो आराधना जी थी। बड़ी माँ आप आइए ना, मैं तो डर ही गई थी। कैसी है तुम्हारी तबीयत? मैं ठीक हूँ बड़ी माँ। तुमने फ्रूट खा लिया? हाँ ये देखिए ना। बहुत अच्छे। अपने बच्चे से बात किया जा रहा है? हाँ बड़ी माँ, बहुत मज़ा आता है। अच्छी बात है। तुम एक तस्वीर के सहारे अपनी ज़िंदगी बिता सकती हो, लेकिन ये बच्चा, क्या ये बच्चा भी तस्वीर को अपना पापा समझकर ज़िंदगी बिताए? बड़ी माँ आप ये क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईशानी जानकर भी अनजान बनते हुए बोलती है, सच में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि समझना नहीं चाहती हो? बड़ी माँ, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। हाँ बेटा, जितना आराम करना है कर लो, लेकिन सोचो तुम बस माँ का प्यार दे पाओगी, एक बाप का नहीं। तो क्या जिनके दुनिया में पिता नहीं होते वो जिंदा नहीं रहते हैं? नहीं बेटा, मैं ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस बच्चे को किस गलती की सज़ा मिल रही है? जन्म लेने से पहले ही अपने सर पर से पिता का साया खो दिया, और ये क्या पूरी ज़िंदगी एक पिता के पनाहों के बिना गुजारेगा? हाँ बड़ी माँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए काफ़ी हूँ। और अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो?
ईशानी हैरानी से आराधना जी की तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो? क्या किसी ने सोचा था शरद के साथ कुछ हो जाएगा? अगर इसी तरह से तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो आप सब हैं ना। ईशानी, माँ बाप होते हैं। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता है। एक बार अतुल के बारे में। बस मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं शरद को भुलाकर किसी और से शादी करूँगी? हमने सोच नहीं लिया है, हमें करना भी है। आज तुम्हारी माँ इस बच्चे की दुश्मन बनी है, कल कोई दूसरा होगा। एक पिता का साया होना ज़रूरी होता है बेटा। आज तुम कह रही हो यादों की सारी ज़िंदगी बिता लोगी, लेकिन एक वक्त के बाद एक सच्चे हमसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ तुम आज खड़ी हो ना, 25 साल पहले मैं खड़ी थी। मैं भी अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने बच्चे के लिए मुझे ठोस कदम उठाना पड़ा था। और देखो आज, तुम्हारे बड़े पापा नीरज से ज़्यादा अतुल से प्यार करते हैं। उसी तरह अतुल भी इस बच्चे के ऊपर जान लुटाएगा। आखिर उसकी भाई की आखिरी निशानी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज़िंदगी में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये जख्म इतना बड़ा है, ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकती हो। लेकिन अपने बच्चे के बारे में तो सोच सकती हो। अब तुम पर निर्भर करता है। तुम अपने स्वार्थ को देख रही हो या इस बच्चे के भविष्य को? बिना बाप का बच्चा बिना बाप का ही कहलाता है। कोई कितना भी प्यार कर ले, माँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर पाता है। चलो तुम आराम करो। आराधना जी की बातें ईशानी को बेचैन कर गई थी। छत को देखते हुए सोचे जा रही थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकाल पा रही थी। वो शरद के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। नहीं, अपने बच्चे के जीवन में किसी को नहीं आने दूंगी। हाँ, मैं अपने बच्चे को अच्छे से पालूंगी, उसे माँ बाप सबका प्यार दूंगी। मैं अपने बच्चे के लिए काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ईशानी उठते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। कदम अतुल के कमरे के सामने जाकर रुकते हैं। एक गहरी सांस लेती है और दरवाज़ा खोलते हुए अंदर चली जाती है। नहीं अर्पित, मुझे कोई फॉर्म नहीं भरना है। नहीं यार, अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिजनेस ज्वाइन करना है। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, बस ऐसे ही मन नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात। बोलते बोलते ईशानी की जुबान रुक जाती है जब वो अतुल को देखती है। अतुल भी चौंक कर उसकी तरफ देखता है। अर्पित, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अतुल झट से फ़ोन रखते हुए अपना शर्ट उठाकर पहनने लग जाता है। बोलो। ईशानी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती है। कपड़े पहने हुए देखकर तसल्ली होती है। बाहर जाकर तुम सबको मना करो, सबसे कहो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। मैं करना चाहता हूँ। अतुल, तुम हद पार कर रहे हो। हाथ जोड़कर मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरा सच में कोई इंटेंशन नहीं था। माया के कहने पर मैंने तुम्हें मैसेज किया था, और मुझे नहीं लगता था कि मैंने मैसेज में कोई ऐसी बात लिखी जिससे तुम्हारे सर पर यह प्यार का भूत सवार हो जाए। भूल जाओ उस फालतू से चैटिंग को। मैंने बस सरस से प्यार किया है। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। अतुल, भाभी हूँ तुम्हारी, कम से कम रिश्ते का तो लिहाज तो रखो। मैं तुम्हारे बड़े भाई की विधवा पत्नी हूँ, समझे तुम? तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी। ईशानी अपने बातों का तीखा वार उसके ऊपर करते जा रही थी। तुमने रामायण पढ़ी है? अतुल शांति से बोलता है। क्या मतलब तुम्हारा? उसमें बाली और सुग्रीव की कहानी पता है तुम्हें? नहीं, मुझे कोई कहानी नहीं पता है, और ना ही मुझे पता करना है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। बाली के मरने के बाद श्री राम ने उनके छोटे भाई सुग्रीव के साथ बाली की पत्नी का तारा का विवाह कराया था, जो कि
उसके भाई की पत्नी ही थी। ये कोई मैं आज नया नहीं कर रहा हूँ, ये सालों से होता आ रहा है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को? अरे कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें? मैं शरद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो? कोई अच्छी सी लड़की से शादी कर लो ना, मुझे बकस दो, मैं खुश हूँ। मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ। ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम जाकर सबको मना कर दो। नहीं सुन रहे हैं मेरी बात, तभी तो मैं तुमसे करने आई हूँ। तुम मना कर दोगे तो बात ख़त्म हो जाएगा। मैं मना नहीं करने वाला हूँ। अतुल फ़ोन उठाकर अपनी जेब में रखते हुए बोलता है, तो तुम नहीं मानोगे? नहीं, बहुत पछताने वाले हो। तैयार हूँ मैं पछताने के लिए। तरस जाओगे प्यार पाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत मिलेगी। मेरा प्यार काफ़ी है हम दोनों के लिए। अतुल का बात सुनकर ईशानी का मन गुस्से से भर होता है। मन होता है इसका मुंह नोच लेने का। तुमसे ज़्यादा वाहियात इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है, जो अपनी ही भाभी के ऊपर गंदी नज़र डाल रहा है। स्टॉप इट। कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलती जाओ। कब मैंने तुम्हारे ऊपर गंदी नज़र डाला है? कब मैंने तुम्हें गंदे तरीके से टच किया है? बताओ। तब से रिश्ते की दुहाई दे रही हो। रिश्तों का मान रखकर इतने दिनों से दूर रहा हूँ मैं। तुम कर रही थी टाइम पास, लेकिन मेरे सच्चे इमोशन थे। और अब पेट में तो बच्चे को संभाल नहीं पाई, आने के बाद क्या संभाल पाओगी? तुम्हारे लिए ये बच्चा कितने मायने रखता मुझे नहीं पता, लेकिन हम सबकी इसमें जान बचती है। और मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ, समझी तुम? तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जाकर मना कर सकती हो, घर वालों को मना सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होगी? अपना स्वार्थ जो पूरा हो रहा है, मौका मिल गया है तो मौका का फ़ायदा उठा रहे हो। लेकिन एक बात कान खोल सुन लो अतुल, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हें खुद को टच नहीं करने दूंगी, समझे तुम? अब करो अपनी लाइफ फेल। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है ही, तुम भी अपना कर लो। ईशानी अपनी बात कहकर मुड़ती है तो नीरज धानी को देखकर उसके कदम भिटक जाते हैं, लेकिन बिना कुछ बोले बाहर चली जाती है। अतुल अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। क्या वो गलत कर रहा है? क्या वो सच में स्वार्थी बन रहा है? कहीं ना कहीं मन तो स्वार्थी बन रहा था। ईशानी को अपनी ज़िंदगी में लाने का मन कर रहा था, लेकिन वो कभी उसे छूना नहीं चाहता है। बस उसकी लाइफ सिक्योर करना चाहता है, बच्चे को अपना नाम देना चाहता है, घर में खुशी लाना चाहता है। एक माँ कभी भी बच्चे से अलग नहीं हो सकती है। अगर कल को ईशानी की शादी हो गई तो फिर उसके भाई की आखिरी निशानी भी चली जाएगी। नहीं नहीं, इस उम्मीद को वो कहीं नहीं जाने दे सकता है। अब जो होगा देखा जाएगा। पूरी ज़िंदगी इंतज़ार में बीत जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकता है। हाँ, वो पीछे नहीं हट सकता है। अंदर आ जाऊं? नीरज दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलता है। भाई आप आइए ना। ईशानी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है। नीरज अंदर आकर उसके सामने हाथ जोड़ लेता है। प्लीज़ ईशानी, अतुल से शादी कर लो। भाई भाई आप ये क्या कर रहे हैं? बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारी शरद को हमारे पास रहने दो। हाँ भाई, ये इस घर में ही रहेगा, मैं कहीं नहीं लेकर जाऊँगी। तुम नहीं कहीं लेकर जाओगी, लेकिन घर वाले तुम्हें ऐसे नहीं रहने देंगे। वो तुम्हारी जल्द ही दूसरी जगह शादी करा देंगे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी करवा देता। लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजना चाहता हूँ। कर लो अतुल से शादी, तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। एक चांस तो दो उसे। और क्या तुम इस घर से दूर जाना चाहती हो? नहीं भाई,
तो फिर हमारी खुशी की खातिर कर लो ना। भाई, मैं शरद से प्यार करती हूँ। हम सब उससे करते हैं, इसलिए तो कह रहा हूँ। आई होप तुम हम लोगों का इमोशन समझोगी। नीरज अपनी बात कहकर चला जाता है। ईशानी सोच में डूबी हुई रह जाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। शरद का पहला छाया भी हो गया था। धीरे धीरे सब उस गम से उभरने लगे थे और पुरानी ज़िंदगी में वापस लौटने लगे थे। गोविंद जी ने ऑफिस छोड़ दिया था। सबसे ज़्यादा बेचारा वही टूटे थे। अरविंद जी की भी हालत ठीक नहीं थी और अब मन भी नहीं था ऑफिस जाने का। सब किसी तरह से दिन काट रहे थे। आज घर में थोड़ी चहल पहल थी। मम्मी जी, कुछ है क्या आज? तैयारी होते हुए देखकर धानी सवाल करती हैं। हाँ, आज पंडित जी आने वाले हैं। अच्छा, उनके लिए बिना प्याज लहसुन का खाना बना देना। जी मम्मी जी। आइए आइए पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। माफ़ कर दीजिए, हम अयोध्या गए हुए थे। पता चला आपके घर के विपदा के बारे में। पंडित जी क्या बताएं, भगवान ऐसा दिन दिखाएगा कभी नहीं सोचा था। सोचता तो कोई नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में लिखा हुआ आता है। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है। बहुत दुख हुआ आपके बारे में सुनकर। इसीलिए कहते हैं कुंडली मिलान करके मान रखना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे सब कुछ मजाक में उड़ा देते हैं। पंडित जी, आपने जिस तरह से कहा था हमारी बहू ने सारा व्रत किया था, फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया। वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। अगर वो व्रत नियम निष्ठा के साथ किया गया था तो आपके पुत्र के ऊपर कोई संकट ही नहीं आता। मैंने शादी वाले दिन व्रत तोड़ दिया था। ईशानी की बात सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं। ये क्या कह रही हो बेटा तुम? मैं ठीक कह रही हूँ बड़ी माँ, मैंने व्रत तोड़ दिया था और मेरी वजह से ही सर इस दुनिया से चले गए। ईशानी फिर से रो पड़ती है। बस बस बेटा, शांत हो जाओ। इतना टेंशन लोगी तो बच्चे पर असर होगा। बीती बातों को भूल जाओ। हाँ बिटिया, इंसान की मौत किस दिन होती है वो उसके नसीब में पहले ही लिख दिया जाता है। हम लोग तो बस टालने की कोशिश करते हैं। बाकी सबके करता धरता तो ऊपर वाले हैं। खुद को दोष मत दो। पंडित जी ईशानी को समझाते हैं। बिटिया गर्भवती है? हाँ पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए बच्चा स्वस्थ इस दुनिया में आए। बेटा आशीर्वाद लो। ईशानी झुककर पंडित जी को प्रणाम कर लेती है। आयुष्मान भव। महादेव सारे संकट दूर रखे। पंडित जी, आज आपसे कुछ विचार लेने के लिए यहाँ पर बुलाया है। हाँ हाँ, बताइए ना यजमान। हम अपने छोटे बेटे की शादी अपनी बहू से करवाना चाहते हैं। जानते हैं इन बातों के लिए सही समय नहीं है, लेकिन परिस्थिति ही ऐसी बन गई है कि हमें ये शादी करवा सकते हैं। बड़े पापा नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ शादी। बेटा शांत रहो। अगर मुझे अपना पिता मानती हो तो मेरा फ़ैसला मानोगे, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है। तुम पर कोई दबाव नहीं है। सोच लो, हम लोग अमर होकर नहीं आए हैं यहाँ पर। बच्चों के घर परिवार की ज़रूरत होती है, पिता के प्यार की ज़रूरत होती है। बाकी तुम खुद समझदार हो। शादी करना ज़रूरी है क्या बड़े पापा? हाँ, जब से दुनिया में आए हो इसे अपने पिता का सानिध्य मिले, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। पंडित जी आपके क्या विचार हैं? देखिए, अब परिस्थिति ही ऐसी बन गई, हम क्या ही विचार दें। वैसे तो 1 साल तक कोई शुभ काम नहीं होता है, लेकिन सवाल आप बच्चे की है तो हम तो कहेंगे सादे ढंग से मंदिर में सिंदूरदान की रस्म करवा दीजिए 1.25 महीना के बाद। ईशानी रोते हुए शांत हो रह जाती है। पंडित जी,
दोनों बच्चों की कुंडली आराधना जी कुंडली देती है। पंडित जी कुंडली की मिलान करते हैं। 36 में से 32 गुण मिल रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दोनों बच्चे का जीवन उत्तम होगा और तारा चमकता रहेगा। जी कोई तिथि भी बता दीजिए। आज से 1 हफ्ते का बाद दिन उत्तम है। आप मंदिर में दोनों को ले आइएगा, हम सारा व्यवस्था कर देंगे। गर्भावस्था है इसलिए शादी में फेरे नहीं होंगे। सप्तशती की रस्म से विवाह को संपन्न कराया जाएगा। जी पंडित जी, हम लोग पहुंच जाएंगे। ईशानी को गुस्सा, रोना सब कुछ आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती है। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।